लॉ में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो हम एक डेली बेसिस पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, चाहे मॉर्निंग से इवनिंग तक हमें पता भी नहीं होता लेकिन हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम सुबह-सुबह न्यूज़पेपर परचेज़ करते हैं, मिल्क परचेज़ करते हैं, कई बार ब्रेकफ़ास्ट के लिए बटर, ब्रेड ये भी परचेज़ करते हैं, ठीक है? तो जब भी हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे घर में न्यूज़पेपर आ रहा है, तो वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। हम मिल्क परचेज़ करते हैं, वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। हम बटर, ब्रेड परचेज़ करते हैं, वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले उनको स्टडी करेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखा है? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द ब्रांच ऑफ लॉ which determines the circumstances in which promise made by the parties to a contract shall be legally binding। मैंने इन्हें अलग-अलग बॉक्सेस में रखा है। मैं आपको एक सिंपल बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, प्लस उस एग्रीमेंट का एनफोर्सेबल बाय लॉ होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इट मीन्स हमें कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट को समझना ज़रूर। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट को देखते हैं, एग्रीमेंट क्या है? अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूँ तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? एग्रीमेंट। फिर एक टॉपिक यहाँ पर और भी दिया हुआ है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ में क्या होता है हमारे पास? राइट टू स्यू, केस फाइल करने का राइट। कौन सा राइट होगा हमारे पास? राइट टू स्यू, जिसमें हमारे पास केस फाइल करने का राइट। चलो अब बेसिक से शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट होने के लिए क्या जरूरी है? ऑफर प्लस एक्सेप्ट। मैं एक शॉप पर जाता हूँ, मैं शॉपकीपर को कहता हूँ मुझे ब्रेड परचेज करनी है, दिस इज एन ऑफर। मैंने उसे ऑफर किया परचेज करने के लिए, उसे उसने मुझे ब्रेड सेल कर दी। और ब्रेड का सेल होना एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आपने उसे बर्थडे विश किया, आपने साथ में पार्टी की डिमांड की और उसने एक्सेप्ट कर लिया। आपने ऑफर किया पार्टी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट आपको केस फाइल करने का राइट देता है? क्या इस एग्रीमेंट में आपके पास केस फाइल करने का राइट है? आपने अपने फ्रेंड को पार्टी के लिए कहा, आपने अपने फ्रेंड को पार्टी के लिए कहा, उसने उस पर एक्सेप्टेंस दे दी। आपने ऑफर किया पार्टी के लिए, उसने उस पर एक्सेप्टेंस दे दी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट तो हो गया। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? इसमें राइट टू स्यू होगा? आंसर इज नो। तो एग्रीमेंट भी दो तरह के हैं। एक एग्रीमेंट होते हैं बिजनेस या फिर कमर्शियल नेचर के, बिजनेस या फिर कमर्शियल नेचर। डन। हम इसको इधर कर देते हैं थोड़ा, बिजनेस या फिर कमर्शियल नेचर। दूसरे जो एग्रीमेंट होते हैं ये होते हैं डोमेस्टिक नेचर या फिर आप कह सकते हो सोशल। अब ये डोमेस्टिक या सोशल नेचर के जो एग्रीमेंट होते हैं ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। डोमेस्टिक या सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, उसमें राइट टू स्यू नहीं होता। चलो, क्या ये दोनों एग्रीमेंट्स हैं? ये वाला भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट तो है। डोमेस्टिक सोशल वाला भी एग्रीमेंट है, यस एग्रीमेंट है। ये दोनों ही एग्रीमेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, लीगली एनफोर्सेबल। अच्छा, इनमें से कौन सा लीगली एनफोर्सेबल है? इसे आप लीगली एनफोर्सेबल बोल सकते हो, बट ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, डोमेस्टिक। अच्छा, डोमेस्टिक सोशल नेचर में मैंने वो फ्रेंड और पार्टी वाला एग्जांपल दिया। आपने बर्थडे पे उसे विश किया, आपने पार्टी की डिमांड की, उसने एक्सेप्ट कर ली, पता चला आप पार्टी लेने के लिए पहुंचे और वो किसी और के साथ मूवी देखने गया हुआ था, उसने आपको पार्टी दी ही नहीं। तो क्या आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? नहीं। ऐसे एग्रीमेंट जो डोमेस्टिक या सोशल नेचर के हैं वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते, उनमें केस फाइल करने का राइट भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस कर, हमने लीगली एनफोर्सेबल देख लिया। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। अगर मैं ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म की बात करूं तो इसमें ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म होता है, बट डोमेस्टिक या सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स में ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म नहीं होता। डन। तो हमने एग्रीमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रैंकली स्पीकिंग दो पार्ट्स में। एग्रीमेंट जो बिजनेस या कमर्शियल नेचर के हैं, ठीक है,
उनमें ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म भी होगा, उसे आपको पूरा भी करना पड़ेगा, ठीक है, और वो लीगली एनफोर्सेबल भी होगा। अगर आप उसे पूरा नहीं करते तो दूसरी पार्टी का आपके अगेंस्ट केस फाइल करने का राइट होगा। उसके अपोजिट देखें, डोमेस्टिक या सोशल नेचर के जो होते हैं, वो उनमें ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म भी नहीं होता और वो लीगली एनफोर्सेबल भी नहीं डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन रही हैं, ये आपको याद रखनी है एग्जाम्स के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। एक एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट डन। और एग्रीमेंट के लिए क्या इक्वेशन हमने रखी है, एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एग्रीमेंट। तो अब हमें मेनली ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर फोकस करना है। अब मैं आप लोगों को ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। इस पेज को सेव कर दिया है, नेक्स्ट पेज। तो अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के लिए मैंने क्या लिखा था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस है तो क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ऑफर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऑफर क्या है यहाँ पर। हम जब किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं तो उसे ऑफर क्या, आप इसे प्रपोजल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रपोजल इज नोन एज ऑफर। आपने किसी से कार परचेज करने के लिए कहा, आप एक शॉप पे जाते हो, वहां जाते हो, डीलर के पास जाते हो, ठीक है, सेकेंड हैंड कार परचेज करने के लिए। आप उसे कहते हो आपने कार परचेज करनी है, दैट इज एन ऑफर, और वो आपके प्राइस पे एग्री हो जाता है, दैट इज एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। हम थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, पहले वापस आएंगे फिर इस पे। तो हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बताया कि इसके लिए पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा ये क्या होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, पहली बात एग्रीमेंट होना जरूरी है, और दूसरा पॉइंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है। देखो नीचे भी यही इक्वेशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद हम लोगों ने एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। एग्रीमेंट में क्या होता है, हाँ जी, एग्रीमेंट में एक तरफ प्रॉमिस, हम एग्रीमेंट को सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। मैंने एक और टर्म लिखवाई थी, क्या लिखवाया था, प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, ऑफर, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, और यही एग्रीमेंट भी कहलाता है, इसे एग्रीमेंट भी बोलते हैं। डन। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। मैं इसको उठा दिया, देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक्स ने वाई को मैरिज के लिए ऑफर किया, वाई ने एक्सेप्टेंस दे दी, दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया मैरिज का, और एग्रीमेंट भी एग्जिस्टेंस में आ गया, ठीक है ना। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑफर प्रपोजल को यहाँ पर डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज ए में। ए पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। टू डू, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हम जब किसी का के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं या ऑफर रखते हैं, तो या तो वो किसी काम को करने के लिए होता है, या हम उसे किसी काम को करने से रोकते हैं। तो टू डू में तो हो गया कि हम किसी काम को करने के लिए उसे बोल रहे हैं, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग में क्या हो गया कि हम उसे वो काम करने से रोक रहे हैं। पॉइंट क्लियर। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए ऑफर देते हैं तो टू डू, और जब हम उसे वो काम करने से रोकते हैं तो उसे बोलेंगे टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और दूसरा पॉइंट फिर यहाँ पर अराइज होता है कि हमारा पर्पस क्या होता है ऑफर रखने का, हम चाहते हैं कि वो अपनी एसेंट दे। एसेंट मीन्स हम उससे उसकी यस बुलवाना चाहते हैं। जब भी आप किसी के सामने ऑफर रखते हो तो आपका मेन पर्पस क्या होता है, आप उससे नो तो नहीं सुनना चाहते, आप तो उससे यस सुनना चाहते हो। नो सुनना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप तो हमेशा क्या सुनना चाहते हो, आप जब भी किसी के सामने ऑफर रखोगे तो आपका मेन पर्पस क्या होता है बच्चों, आपका मेन पर्पस होता है यस, कि अगला यस करे, एक्सेप्टेंस दे, ठीक है ना। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, इसे हम प्रॉमिस भी बोलते हैं। डन। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, इसे हम प्रॉमिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है, डूइंग समथिंग के लिए भी है, ठीक है ना, या फिर एब्सटिनेंस के लिए भी हो सकता है। एब्सटिनेंस का मतलब मैंने क्या बताया, हम उसे किसी काम को करने से रोक रहे हैं, उसके लिए भी ऑफर हो सकता है कि तुम ये काम मत करो, हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। बात समझ रहे हो। तो ऑफर सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है कि आप किसी काम के लिए करने के लिए बोल रहे हो सकता है आप किसी काम को करने से उसे
मना कर रहे हो और उसके अगेंस्ट भी आप ऑफर दे रहे हो, ठीक है ना। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे लगता है वो आपको ज्यादा सूट करेगा क्योंकि आप लोगों ने 12th में स्टडी भी किया हुआ है। वापस आते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एप्लीकेशन, या मैं लिखता हूँ इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी। अच्छा, अब ये जो है ये क्या कहलाएगा, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, क्या है। इसमें यहाँ पर एक नई टर्म यूज होगी, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। डन। इश्यू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, ठीक है, आप यहाँ पर थ्रू प्रोस्पेक्टस भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देख, एप्लीकेशन बाय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। बच्चों ये क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज एन ऑफर, ये ऑफर बना। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, ये क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो यहाँ तीन पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ पर। इनविटेशन टू ऑफर किसे कहते हैं, इशू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी इज इनविटेशन टू ऑफर, एप्लीकेशन बाय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स इज एन ऑफर, एंड अलॉटमेंट, हाँ जी, ऑफ शेयर्स बाय कंपनी इज एक्सेप्टेंस। और हम लोगों को पता है कि एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। डन।